राम राम टाबरो, किसान के हाल चाल सब आनंद मंगल। हाँ, बहुत शानदार आपकी पढ़ाई चल रही होगी। देखो, आपका ये जो बड़ा भाई अंकुर कुमार शर्मा आपकी पूरी मदद के लिए तैयार है ना। अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको सही समझ में आ रही होगी। देखो, इसी क्रम में आज अपन चल रहे हैं। देखो, आज एक पाठ आपका पहला ही पाठ है ना, फसल उत्पादन और प्रबंधन। हाँ, ये फसलों की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों, आप सब जानते हो। जो आपने पढ़ा है ना, सजीव निर्जीव में अंतर पढ़ा ही होगा, है ना। सजीवों के बारे में अपन बात करी चुके कि सजीवों को किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। और भोजन में वो तरह तरह की चीजें खाते हैं, जैसे गेहूं से बनी चीजें, मक्के की बनी चीजें, है ना, चावल से बनी चीजें, है ना, और दालें वगैरह। और ये सब कहाँ से आती है दोस्तों, अपने जो किसान भाई है ना, किसान मित्र। हाँ, सबसे बड़े जो हीरो है ना दोस्त, ये कोई बॉलीवुड के हीरो नहीं है। सबसे बड़े जो मित्र, सबसे बड़े जो अपने हीरो है, वो है किसान। कौन है दोस्त, किसान। और वहां पर जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है जवान, ये दोनों ही अपने क्या है दोस्तों, हीरो है। हाँ, अब जो खेतों में काम करने वाले होते हैं दोस्तों, उनको बहुत परेशानियां होती है। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है। देखो, एग्रीकल्चर के बारे में ना दोस्त, तुम सब ज्यादा मेरे से जानते होंगे, है ना, ज्यादा तुम लोग जानते होंगे। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये बताने आया हूँ, खेती करना नहीं सिखा रहा हूँ दोस्तों, कि यहाँ अपन प्रश्न कैसे कैसे आएगा और उसका आंसर अपने को कैसे लिखना है। बिल्कुल क्लीन चीजें यहाँ बताई जाएगी। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर बात आ गई कि अपन फसल उगाते क्यों दोस्तों, क्यों, क्योंकि अपने को भोजन करना होता है। ठीक है, अब आप सोचो कि एक एक दो आदमी है नहीं, पूरी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, अरबों की संख्या में लोग हैं, उनको क्या कराना दोस्तों, भोजन कराना। क्या कराना दोस्तों, भोजन कराना। और भोजन कराने के लिए क्या करनी पड़ती है, खेती करनी पड़ती है। इसके बारे में अपन सीखेंगे, है ना। अच्छा, जो फसलें होती है, पौधे होते हैं, वो तो क्या, उनको भोजन कौन कराता है दोस्तों, वो तो क्या करते हैं, खुद ही भोजन बना लेते हैं। पढ़ा होगा ना, हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। किसकी मदद से, प्रकाश के माध्यम संश्लेषण, किसी चीज का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है, ये अपना क्या है दोस्तों, पेड़। हाँ, पेड़ है ना, थोड़ा सा ऐसे ही बनेगा पेड़, अभी आनंद आ जाएगा। देखो आपको प्रकाश संश्लेषण। हाँ, ये लो साहब, आपका क्या है, ये पेड़, ये जड़े हो गई इसकी। ठीक है, इधर अपना सूरज चाचू, ये सन। हाँ, और नीचे से क्या आ रही है इसकी जड़े, जड़ों में क्या है दोस्तों, जल। क्या है, जल। और अपन वायुमंडल की बात करें दोस्तों, जो महत्वपूर्ण गैस है उसका नाम है CO2, है ना। अब ये पौधे क्या करते हैं, पौधे की जो ये हरी पत्ती है दोस्तों, क्या है ये, हरी पत्ती। हाँ, ये हरी पत्ती, इसमें होता है दोस्तों क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल, पर्णहरित, जिसके कारण पत्तियां कैसी दिखती है, हरे रंग की। ये क्या करती है, ये हाँ, सूर्य से क्या ग्रहण कर लिया, प्रकाश। क्या ग्रहण कर लिया, प्रकाश। और जड़ों द्वारा इस पर क्या पहुंच गई, ये जल भी यहाँ पर जड़ों द्वारा पहुंच गया दोस्तों। और CO2 भी इसने ग्रहण कर ली रंध्रों के माध्यम से। अब इसने क्या क्या ग्रहण की दोस्तों, CO2 और जल, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और इसकी मदद से इसने क्या बना दिया दोस्तों, भोजन। क्या बना दिया, भोजन। और भोजन किस रूप में बना, C6H12 है, O6 ग्लूकोज बन गया। और साथ में महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए जीवनदायिनी गैस कौन दे दी, ऑक्सीजन आपको दे दी। और ऑक्सीजन से ही तुम जिंदा हो दोस्तों। ये कौन सी विधि है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की विधि है। कौन सी विधि है, प्रकाश संश्लेषण। इसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं दोस्तों, भोजन बनाते हैं, है ना। अच्छा लगे तो एक बार इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके, अब आगे बात करें दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बना लिया पौधों ने। अब वो भोजन खुद के भी काम आएगा और अपने भी काम में आएगा। आ गई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन करते हैं कृषि करते हैं ना। सबसे पहली चीज ही आती फसल। हाँ भाई, फसलें पढ़ रहे हैं तो फसल की परिभाषा अपने को आनी चाहिए। कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या पूछेंगे अभी देख लेंगे। फसल फिर भी क्या होती है देखो। हाँ, आप किसी गमले में अगर मान लो गेहूं उगा दो, 4-5 गेहूं के दाने डाल दो, क्या वो फसल है, क्या नहीं है दोस्तों। अगर मान लो कई बार चलते चलते मक्की के 4-5 दाने फेंक दो और वहां से मक्की उग जाए, 10-20 मक्की उग जाए, क्या वो फसल है, क्या नहीं है दोस्तों। फसल क्या होती है, या फिर 4-5 मक्की के दाने, 4-5 गेहूं के दाने एक साथ फेंक दिए, वो 2-4 पौधे उगे, क्या ये फसल है क्या दोस्तों, नहीं है फसल। तो फसल होती क्या है, मार्ट साहब तो फटाफट बता दो, टाइम नहीं है। फसल, बिल्कुल फसल बता रहे हैं दोस्तों। फसल क्या होती है कि बहुत बड़े क्षेत्र में 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, जितनी तुम्हारी ये क्षेत्र है ना, कि एक बड़े क्षेत्र में क्या हो जाए, एक प्रकार की फसल, एक प्रकार की अगर मान लो वहां पर गेहूं है, किसी की भी अगर फसल उगा, उससे कहते हैं दोस्तों फसल, है ना। एक ही प्रकार की किस्म, आप गेहूं की किस्म उगा रहे हो, मान लो मक्की उगा रहे हो, कुछ भी उगा रहे हो और बड़े एरिया में उगा रहे हो, उसे कहते हैं दोस्तों फसल, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, फसल। अब यहाँ पर अपने जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, वो किससे पूछा जाएगा, खरीफ और रबी। किससे पूछा जाएगा दोस्तों, खरीफ और रबी। आप सब जानते हो। हाँ, खरीफ क्या होता है दोस्तों, कब उगाते हैं खरीफ की फसलें। हाँ, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, वो उदाहरण से आप समझ जाओगे। जानी पहचानी फसल मक्का, और रबी की जो जानी पहचानी फसल है दोस्तों, वो है गेहूं। अब बताओ ये मक्का कब उगाई जाती है दोस्तों, बताओ मक्का। हाँ साहब,
है ना, बरखा होगा जब, हाँ बरखा होगा ना, बरखा चौमासो, चौमासा में उगाई जाओ, चौमासो कदम शुरू हो जाओ जून जुलाई में, तो ये आप मान ला जून, हाँ जून जुलाई से मान लेते हैं। और इसको कब काट दी जाती है दोस्त, हाँ 3-4 महीने रहते हैं साहब चौमासा, हाँ चौमासा 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 में, यानी सितंबर के आसपास इसको काट दी जाती है दोस्तों। कब उगाई जाती है, जुलाई में और सितंबर में, यानी कब उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में। तो आप क्या लिखोगे, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल खरीफ की फसल कहलाती है, जो वर्षा ऋतु कब तक रहती है, जून से सितंबर, ये इसकी परिभाषा हो गई दोस्तों, भी लिखा देंगे नोट्स के रूप में। और रबी की बात करते हैं, अच्छा और कौन कौन सी फसलें होती है खरीफ में, आप सब जानते हो। अच्छा गेहूं की बात करते हैं, पर गेहूं, हाँ गेहूं कब उगाई जाती है, देखो थोड़ा बहुत रेस्ट लेना पड़ता है ना सितंबर के बाद में थोड़ा तो अक्टूबर, अक्टूबर अक्टूबर और अक्टूबर से लेकर कब तक, मार्च तक, अक्टूबर से लेकर मार्च तक क्या आती है दोस्तों, सर्दी, हाँ सर्दी, अभी तो सर्दी चल रही है ना दोस्तों, हाँ अभी आपके गेहूं उग रहा होगा, सरसों उग रहा होगा, है ना, गेहूं है, सरसों है, इस प्रकार की आपकी फसलें आपके खेतों में रह रही होगी दोस्तों। अक्टूबर से मार्च, है ना, अक्टूबर में उगाई दी जाती है, मार्च में काट दी जाती है। इसमें क्या आती है, सर्दी, यानी सर्दी के ऋतु में उगाई जाने वाली जो फसल है वो क्या कहलाती है, आपकी रबी की फसल दोस्तों, क्या कहलाती है, रबी की फसल, है ना। तो अब इसको अपन लिख लेते दोस्त। और एक टेक्निक और है रबी की फसल की, याद करना चाहो तो, ये भी किसी मार्च साहब से सीखी थी दोस्तों मैंने, है ना। तो ये लिख लेना, इसमें नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, है ना दोस्तों। ना से हो गया चना, और ई से हो गया राई, और हु से हो गया गेहूं, और तर से हो गया मटर, है ना। और इधर चलते हैं दोस्तों, इसका कुछ नहीं है, ये जो से हो गया जो, है ना। और इधर आलू से हो गया अपना आलू। इस टेक्निक को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर मैं मिटा रहा हूँ। बढ़िया फसल की परिभाषा और रबी और खरीफ की जो फसल है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिटा देता हूँ। हाँ देखो दोस्तों, मैंने फसल की परिभाषा, खरीफ फसल, रबी फसल और इसके एग्जाम्पल्स लिख दिए। इसको एज इट इज याद कर लेने, और इनके एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे, चाहे छोटा या बड़ा प्रश्न। और कृषि पद्धतियां, ये केवल एक समझने की चीज है ना दोस्तों। सबसे पहले आप खेती करने से पहले क्या करते हो, मिट्टी को तैयार करते हो। खेतों के अंदर क्या मोटे मोटे जो मोटा मोटा डगला होगा कि ना हुआ है, हाँ वाला तोड़ा आपा, और वह मिट्टी ना आपा कहीं करा उल्टा पलटा, है ना, उमा आपा हड़ चला, है ना, कल्टीवेटर चला चलूर आपा कहीं करा उमा मिट्टी ने उल्टा पलटा, अच्छा देखियो इंदे, हाँ बिल्कुल उके अंदर अब उन्हें पोली करना मिट्टी ने, अभी बाहर सारा चीजें फेंटा, उके बाद में आपा कहीं करा उमा बीज डाला दोस्त। बीज यानी बुआई करते हैं दोस्त, है ना, अच्छे बीज डालते हैं, फिर उसमें खाद उर्वरक, क्योंकि जैसे तुम्हारे लिए खाने के तुम्हारे पोषक तत्व है ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, है ना, प्रोटीन, इसी प्रकार से पौधों के लिए भी जो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हुमस, ये सब किससे मिलते हैं दोस्तों, खाद और उर्वरक से, है ना, ये उनका खाना है, तो वो उनको दिया जाता है। फिर जैसे आप पानी पीते हो जिंदा रहने के लिए, ऐसे ही पौधों के लिए भी पानी जरूरी है। तो आप खेतों में टाइम टाइम पे आप पानी देते हो, उसे आप क्या कहते हो, सिंचाई कहते हो, है ना। किसी फसल में 3 सिंचाई की आवश्यकता है, किसी में 4, है ना, और बारिश के टाइम पे कम आवश्यकता होती है। और इसके बाद क्या होता है, कई बार आप देखते हो ना दोस्त, हाँ आपके क्लास के अंदर भी कई शैतान लोग होंगे, ऐसे ही खेतों के अंदर जैसे आपने गेहूं की फसल उगाई और गेहूं के अलावा कोई भी ऐसी दूसरी चीजें वहां चारा वगैरह उग जाता है ना दोस्त, उसे आप कहते हो खरपतवार, जो उस फसल को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है ना। इसी प्रकार से अगला देखो कटाई, फिर जैसे ही मान लो फसल वसल अपनी तैयार हो गई दोस्तों, फसल कट, फिर उसको काट देते हैं, मशीनों से काटते हैं, पुराने जमाने में हाथ से काटते थे, है ना, अभी सब पढ़ेंगे अपन। और इसके बाद में क्या आता है, उनको भंडारण, ना उन बीज को लाएंगे, सुखाएंगे, और उनमें दवाइयां ववाइयां छिड़क के, नीम वीम की पत्तियां रख के उनको एक जगह रखेंगे ताकि उस पर कीड़े नहीं लगे, उसे कहते हैं भंडारण। ये एक बार ना ऐसे ही समझने के हिसाब से याद कर लेना इसको, एक बार इसको छाप लो दोस्तों। अब इसमें ना बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मिट्टी तैयार करना, मिट्टी किससे तैयार की जाती है, हल, है ना, इनका डायग्राम वगैरह आपको याद होना चाहिए। बुआई, जैसे बीज बो रहे, तो बीज में बीज किन किन यंत्रों के द्वारा बोया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिख के ले लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, खाद और उर्वरक, यहां से 1000% क्वेश्चन आने वाला है। तो खाद के लाभ क्या है और खाद उर्वरक में अंतर, इसको नोट कर लेना। सबसे इस पूरे पार्ट का सबसे खतरनाक सेगमेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आएगा। फिर सिंचाई की पुरानी विधियां कौन सी, नई विधियां कौन सी, यहाँ से ही प्रश्न आता है दोस्तों। खरपतवार को इसकी परिभाषा आ जाती है और एक रसायन का नाम आ जाता है, 2,4-D बताएंगे। और कटाई के लिए कौन कौन से यंत्र काम में आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर भंडारण, है ना। अब मैं मिटा दूं दोस्तों इसको,
हाँ दोस्तों, अगला जो सेगमेंट है ना अपन ने बड़े कृषि पद्धतियां, उसमें पहली जो चीज है वो है मिट्टी को तैयार करना। अब मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं दोस्तों, आप सब जानो, खेता का मायने बड़ा बड़ा झगड़िया हुआ ना, पुरानी फसल हुआ ना, उन्हें काटिया के बाद में उनमें दरा चारों काटा हुआ जनते हटाओ जड़ो, और उसके बाद में मिट्टी ने उल्टो पलटो है ना। मिट्टी को उलटते पलटते क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो उसके है ना कुछ ही सेंटीमीटर नीचे तक है ना मिट्टी के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। अभी बताया ना आपको, पोषक तत्व क्या जरूरी रहते हैं, पौधों के शरीर बनाने के लिए जरूरी रहते हैं। वो मिट्टी बहुत उर्वरक होती है ना, तो उसको क्या कर दिया जाता है, ऊपर नीचे कर दिया जाता है, ताकि वापस पौधों को अच्छा क्या मिल जाए, पोषक तत्व मिल जाए। और उस मिट्टी में दोस्तों क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, मित्र होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं दोस्तों। उसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो किसानों के मित्र कहलाते हैं। एक चीज याद लिख लेना कहीं पर भी, किसानों का जो मित्र है, किसानों का मित्र वो कौन है दोस्त, केचुआ। केचुआ, और केचुए से खाद बनाई जाती है जिसका नाम है वर्मी कंपोस्ट। क्या नाम है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट। हाँ, किसानों का मित्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसानों का मित्र किस जीव को बोला जाता है, केचुए को बोला जाता है। केचुआ क्या करता है कि वो मिट्टी को या किसी जो फसलों के जो टुकड़े होते हैं या किसी भी फसल के चारे के किसी के भी टुकड़े मुंह में खा के उसको चबा के बाहर निकालता है दोस्तों। उससे उससे क्या होता है, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है ना, कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस, उसकी मात्रा बढ़ती है जो पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है। और दूसरा क्या होता है, मिट्टी जब पोली हो जाती है, सरंध्र हो जाती है, यानी उससे हवा और पानी आर पार चला जाता है दोस्तों। और जब आप बीज उसमें बोते हो ना दोस्त, वो थोड़ा सा गहराई में जाता है ना, ज्यादा गहराई नहीं, मतलब अंदर चला जाता है। जिससे क्या होता है दोस्त, अगर मान लो मिट्टी को उल्टे पे ऐसे ही मान लो बीज छिड़क देंगे आप, तो क्या होगा, बाहर ऊपर से पागला जाओ, चिड़िया आ जाओ और वो बीजा ना खार और भाग जाओ, यानी पक्षी खा के चले जाते हैं दोस्तों। तो इसको बचने के लिए भी मिट्टी अगर पोली होगी तो बीज उसके अंदर तक चला जाएगा दोस्तों, और उसमें हवा पानी जो होगा, हवा पानी है, खनिज लवण है ना, जल है, वो बीज जो उगाओगे उसको भी मिलेगा। और उसके अंदर कई सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिसका एक नाम तो मैंने आपको बताया था, राइजोबियम, और ये केंचुए हैं, और भी कई सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपको फसलों के लिए जरूरी होते हैं दोस्तों। और दूसरा, ये जो बीज है और पौधे हैं और इन सूक्ष्म जीवों के लिए अगर मिट्टी पोली होगी तो उसके लिए हवा पानी और जल और ये जितने भी पोषक तत्व है या हुमस है, ये सबके सब क्या होंगे दोस्तों, इनको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अब इस जुताई के लिए दोस्तों, अच्छा जुताई क्या हो गया, अब देखो मिट्टी को उलटना पलटना हो गया, इस शब्द को पढ़ लेना, याद कर लेना कि मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। कभी भी पूछ लिया जाता है परिभाषा। और लाभ क्या दोस्त, अभी लिख दिया हमने, मिट्टी सरंध्र पोली हो जाती है जिससे बीज और लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं तथा फसलों को हवा पानी खनिज ह्यूमस आसानी से क्या हो जाते हैं दोस्त, उपलब्ध हो जाते हैं। अब जुताई के लिए कौन कौन से औजार है आप सब जानते हो दोस्त, आपके घर में वही हड़ है ना, दो बेलाना आगे कर दिया, ऊपर लकड़ी लगा दी और पाछे हड़ लगा दियो। हड़ कहाँ को बने दोस्त, लकड़ी को बने, कहाँ को बने, लकड़ी को। उन्हें हड़ की कई कहवा देखो, अटलिक मेलियो में बिल्कुल उन्हें हड़ की कहवा हल साप्ट कहवा ना, सापट जिसको तुम बोलते हो गाँव की भाषा में सापट, हाँ हल सेप्ट या साप्ट है ना, यानी लकड़ी। और इसका चित्र बना लेना दोस्तों, जिसका हल्का कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, हल्का चित्र बनाइए, हल्का चित्र बनाइए, है ना। और दूसरा हल्का जो अग्र जो नुकीला भाग है ना दोस्त, इसको क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। तो आपको इसको चित्र बनाना और ये साफ्ट और इसका फाल, ये आपको वहां नामांकित करना होगा दोस्त, है ना। और दूसरा औजार मैंने लिख दिया है कुदाली, और एक होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो क्या होता है दोस्त, ये देखो अब क्या होता है, आजकल ट्रैक्टर आ गया दोस्त, है ना। ये तो दोनों परंपरागत है, पुराने जमाने से आपके दादाओं ने भी उपयोग किया होगा ना, और आजकल आ गए दोस्तों ट्रैक्टर है ना। ट्रैक्टर से भी उसकी क्या की जाती है, जुताई की जाती है। पीछे इस प्रकार के वो लोहे के फाल लगे होते हैं दोस्त, है ना, तीखे, तो वो आराम से अंदर तक चले जाते हैं, वो तो अच्छी उसमें क्या हो जाती है, जुताई हो जाती है। अगला जो अपना होता है बुआई। भाई अपन ने मिट्टी तैयार कर ली दोस्त, पोली हो गई, बढ़िया, आप तैयार, जमीन तैयार बीज बोने के लिए। अब आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बीजों का चयन करना होगा दोस्त। बीजों का चयन, बिल्कुल बीजों का चयन, मान लो आपको गेहूं उगाने, तो अपने घर में देखना, अपने मम्मी पापा से पूछना वो क्या करते हैं बीजों का चयन करने के लिए। आजकल तो मार्केट में वैसे भी उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे कि जो उनके पास जो गेहूं होता था ना दोस्त, उनको पटकते थे वो पानी में, क्या करते थे, पानी में रखते थे। और जो भारी बीज और अच्छे बीज होते हैं ना, अच्छी क्वालिटी के, वो क्या करते थे, नीचे बैठ जाते थे। और नीचे बैठना ही नहीं, अवक्षेप यानी नीचे बैठ जाते थे दोस्त, और ऊपर जो तिरते रहते थे, यानी वो जो बीज है वो कैसे है, पोले हैं और उनमें कुछ नहीं है, वो उगेंगे नहीं। उन खराब बीजों को ऊपर से पानी से हटा के, जो तैर रहे उनको हटा के बाहर फेंक दिया जाता है, और उन अच्छे बीजों को क्या कर दिया जाता है, जमीन में रोक दिया जाता है। इसे तो आप कहते हो बुआई, क्या कहते हो दोस्त, बुआई। अच्छा, बुआई में पहले जो पुराने जमाने में जो परंपरागत जहां शब्द आ जाए दोस्त, पूरा परंपरागत का मतलब पुराने जमाने से जिसको उपयोग में लिया जा रहा है ना,
तो वो जो पुराने जमाने में किसको उपयोग लिया जाता था, जैसे वो हल देखते होंगे ना, हल, हाँ, हल के ऊपर लोहे का इस प्रकार का जो कीपाकार आकृति का, ये कीपाकार आकृति का इस प्रकार की आकृति आपके घर में देखी होगी दोस्त। और नीचे से ये कैसा होता है, नुकीला होता है दोस्तों, जो जमीन के अंदर चला जाता है। और इस कीपाकार आकृति के ऊपर यहाँ बीज डालते रहते हैं और हल आगे चलता रहता है, और इसके अंदर ये जो बीज है ना जमीन के अंदर तक चला जाता है दोस्त। ये है अपना कीपाकार परंपरागत औजार, है ना। और आजकल तो क्या है, वो मशीन जैसे भी आपने कल्टीवेटर देखा ना, उसी कल्टीवेटर टाइप का होता है, बस उसमें क्या होता है, ऊपर एक बॉक्स होता है दोस्तों, उस बॉक्स के अंदर बीज भर दिया जाता है और नीचे नलियों के द्वारा वो बीज पहुंचा दिया जाता है और वो जमीन में रोप दिया जाता है। ये है कल्टीवेटर। ये याद कर लेना दोस्त, इनमें ऐसी चीजें पूछी जाती है ना, कोई बहुत ज्यादा प्रक्रिया नहीं पूछी जाती भाई आप जुताई कैसे कर रहे हो, बुआई कैसे कर रहे हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, फिर हम मिटाते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं पर सबसे बड़ा और अच्छा सेगमेंट खाद और उर्वरक की तरफ। हाँ दोस्तों देखो, अभी इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है ना दोस्त, इस पे आप लगा लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या, खाद और उर्वरक। यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। देखो खाद और उर्वरक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जैसे कि आपके जो पोषक तत्व होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, है ना, फाइबर्स, ये ऐसे ही पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, नाइट्रोजन बताया आपको यानी कि जो प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अपन बात कर चुके हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये भी इसके पुष्पन और अंकुरण के लिए जरूरी दोस्तों। तो ये क्या होता है, और ह्यूमस है ना, कार्बनिक पदार्थ जो जमीन में पाए जाते हैं, बताएंगे। कोई बनाए जो रखते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, खाद और उर्वरक। कुल मिला के इनका अच्छा खाना है जिनसे इसका शरीर का निर्माण होता है, जिन्हें आप पोषक तत्व कहते हो। आगे बात समझ में, यहां से इसकी परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी दोस्तों। पूछा क्या जाएगा, खाद और उर्वरक में अंतर। अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं दोस्तों, खाद और उर्वरक में अंतर सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए खाद और उर्वरक है क्या, है ना, फिर अंतर लिख पाओगे आप। अब बिल्कुल, हाँ भाई गाँव में रोड़ी तो बनाई हुई, हाँ घर का एक जगह हेलो लाख बार लावा, एक खाडो कर देवो बड़े बड़े सो, और उमे हेलो ना का हेला में खाई हो गए। हाँ गया भाषा जो तेरा राखो ना, उनको गोबर और जो चारों कूड़ो होगा ना, जिनको बच्चे हो, और घर को कचरो, उनके अंदर घर को कचरा, प्लास्टिक नहीं, केवल कृषि, है ना, कृषि से संबंधित, जैसे आपका चारा वगैरह हो गया, है ना, चारा सूखा गीला चारा, और उसमें आप डाल देते हो दोस्तों, उस खड्डा बना दिया जाता है, उसमें गोबर डाल दिया, और ये फसलों के आपके चारे वगैरह आपने डाल दिए। ये क्या होता है कि वहां पर थोड़े दिनों बाद कुछ सूक्ष्म जीव आते हैं, केंचुए वगैरह, इनको वो खाके और छोटे छोटा विघटन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, या तोड़ देते हैं, और वो बहुत ही अच्छी चीज होती है जिसे आप कहते हो खाद। इसमें हुमस का मतलब ही ये होता है दोस्त, जो ये जो फसलें होती हैं, चारा वगैरह, गोबर वगैरह ना, जो इनसे जंतु अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट इनको बोलते हैं, इनका विघटन जो होता है, इनके विघटन के कारण जो कार्बनिक पदार्थ होता है उससे हुमस कहते हैं। ये पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। ये केवल खाद में मिलता है दोस्त। और खाद, अच्छा ये खाद क्या कर दी जाती है, खेतों में छिड़क दी जाती है, हाँ ना। आजकल क्या चल रहा है, जैविक कृषि का भी चल रहा है ना दोस्तों, जैविक कृषि में ये खाद ही डाली जाती है, उर्वरक नहीं डाला जाता दोस्तों। अभी बताएंगे क्यों। अब खाद आपने ऐसे कर ली, ठीक है। अब उर्वरक क्या होता है दोस्त, हाँ ये कहाँ बनाया जा रहा है, या तो अपने घर आसपास घरों में अपन लिख सकते हैं कि खेतों में बनाया जा सकता है ना दोस्त, जहाँ पे बड़ी जगह होती है। आप छोटे छोटे आपके लिए छोटी छोटी रूढ़ियां बना ले, तो बड़े एरिया के बनाने के लिए बड़े खेतों में खड्डा उड्डा खोद के इस तरह की चीजें डाली जाती है, इससे खाद का निर्माण होता है। कई लोग व्यापार भी करते हैं इसका दोस्त, है ना। और उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक फर्टिलाइजर, यानी ये क्या होते हैं दोस्त, ये क्या होते हैं कि फैक्ट्रियों के अंदर बना दिए जाते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर बनाएंगे क्या दोस्त, जैसे खाद में तो देखो प्राकृतिक चीजें, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, है ना। लेकिन उर्वरक के अंदर जैसे कि आपको नाइट्रोजन ही चाहिए, फास्फोरस ही चाहिए और पोटेशियम ही चाहिए ना, तो इन सबको ही मिलाकर इन चीजों को आप अवशेष बनाकर इनको तीनों को मिक्स करके एक चीज बना दी, जैसे उर्वरक कहते हैं ना। और इसमें कुछ नहीं होता दोस्त, है ना। इसके अलावा फिर अच्छा ये होते हैं रासायनिक पदार्थ। क्या होते हैं दोस्त, रासायनिक पदार्थ। जहां रासायनिक पदार्थ आ जाते हैं दोस्त, वो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं खेतों को, है ना। तो ये बहुत, अगर मान लो शुरू में क्या हो दोस्त, हरित क्रांति हुई, क्या हुई, हरित क्रांति, यानी लोगों को क्या खाद्यान्न की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी दोस्त, है ना। खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ी तो क्या हुआ, अब ये जो खाद है, जो अपना देसी खाद है, इससे फसल क्या होती है, कम उत्पादन होती है। और तो उर्वरक डाल दिया, उर्वरक डालने से और दवाइयां छिड़कती दोस्त, इससे क्या हो, खूब प्रचुर मात्रा में धन धान्य संपन्न हो गए पूरे विश्व के अंदर हरित क्रांति के माध्यम से। लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं दोस्त। नुकसान क्या होते हैं, अधिक आप उर्वरक छिड़कते हो ना, तो मिट्टी कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, अम्लीय हो जाती है ना। तो वो मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ, धीरे धीरे उसका उपजाऊपन क्या होता है दोस्त, खराब हो जाता है ना। 30-40 साल अगर किसी खेत में आपने उर्वरक डाल दिया ना, वो खेत बिल्कुल खराब हो जाता है, बंजर हो जाता है। इसके अलावा उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना दोस्त, जो आपकी फसलों को लाभ पहुंचाते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं, है ना।
और इसके अलावा और क्या होता है दोस्तों, जब बारिश होती है, उर्वरक खेतों में होता है ना, कुछ बचा हुआ, तो वो बारिश के पानी के साथ कहाँ चला जाता है दोस्तों, आपके तालाबों में चला जाता है। और तालाब है, कुएं है ना, और ये आपके जल स्रोत है जो आपके पीने के पानी में आते हैं और आपके शरीर में आके आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और उर्वरक के उपयोग से ज्यादा उपयोग होता है दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं फसलों के साथ अपने पेट में जाता है ना दोस्तों, अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस दिशा में आजकल काफी सोचा जा रहा है। और खाद, देखो खाद का एक नुकसान सिर्फ इतना ही है कि वो फसलों में बहुत ज्यादा उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाते, लेकिन खेतों की लाइफ बढ़ा देते हैं दोस्त, खेतों की लाइफ। जैसे आपके आज दर्द हो रहा ना, तो आप क्या करते हो, एक गोली लेते हो पैरासीटामोल की, तो वो आपने गोली ले ली तो आपका दर्द खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ वो शरीर के साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन जो देसी दवाइयां होती है, वो देसी दवाइयां आपकी लाइफ बनाती है ना। ये इस प्रकार के जो दर्द है, ये है, इनको धीरे, इनका इलाज धीरे है, लेकिन आपके जीवन को लंबा बना देती, कोई नुकसान में पहुंचता नहीं। यही खाद और उर्वरक है दोस्तों, है ना, खाद देसी दवाई है आपकी। और इसके अलावा पुराने जमाने में, आज तो उर्वरक आ गया, पुराने जमाने में क्या करते थे, खाद ही डालते थे। और क्या करते थे दोस्त, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए, आपको पिछले पार्ट में मैंने बताया था दोस्त आपको क्या, कि नाइट्रोजन जो होता है वो पौधों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, और उसको पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते। नाइट्रेट और नाइट्रेट यानी इनके यौगिकों के रूप में ही ग्रहण कर पाते हैं। तो इनको यौगिकों के रूप में बनाने के लिए, एक तो मैंने बताया था कि थंडर बोल होती है जो आकाशीय बिजली, उसके द्वारा। लेकिन मिट्टी के अंदर कुछ जीव पाए जाते हैं जिनको राइजोबियम कहते हैं। ये विशेषकर ये जीव जो है लेग्यूमिनेसिकुल, जिसके अंदर दालें मटर आती है, इनकी जड़ों में गांठें होती है। इन गांठों के अंदर ये राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, और ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्त। और ये उनकी रोटी बताई थी आपको, रोटी वाला कॉन्सेप्ट। और फिर ये खा के क्या करते हैं, इसको मिट्टी के अंदर उर्वरक क्षमता बढ़ा देते हैं, यानी नाइट्रेट और नाइट्रेट की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं और उनकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और पौधों का भी अच्छा विकास होता है। बात समझ में आ गई। केचुए की बात बताई थी, वर्मी कंपोस्ट है ना, केचुए से बनी खाद। अब यहाँ पर देखो खाद और उर्वरक में अंतर अपन लिख लेते हैं दोस्त, है ना। और खाद में हुमस होता है ना। खाद में क्या होता है दोस्त, हुमस होता है, कार्बनिक पदार्थ, जो कि इसमें डालते ही नहीं। इसमें तो एनपीके होता है केवल उर्वरक में, है ना। तो इसमें एनपीके ज्यादा होगा और ह्यूमस किसमें होगा दोस्त, खाद में ज्यादा होगा। तो अपन देख लेते हैं अंतर, ऐसे कैसे छाप देना। आपके 3 नंबर का प्रश्न आएगा ये 100%। तो उर्वरक क्या होते हैं दोस्त, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है ना, मानव बना रहा है, फैक्ट्री में बनाता है इसको। और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर व पौधों के अवशेष के विघटन मतलब इनके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा से प्राप्त होता है। सेकंड क्या है, उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है दोस्त, फैक्ट्रियों में होता है। और खाद का उत्पादन आप खेतों में कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो सबसे इसका माइनस पॉइंट क्या है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती दोस्त। और इसमें खाद में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। और उर्वरक में क्या होता है दोस्त, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, इन्हीं चीजों से तो मिलके बनाते हैं, इसमें कुछ होता ही नहीं। तो ये इसमें क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। और खाद में ये मात्रा होती है दोस्त, लेकिन कम मात्रा में होती है ना। इसको ऐसे कैसे छाप लो, फिर अपन बात करते हैं। चलो खाद के लाभ में ऐसे पहले बता देता हूँ। खाद जो डालते हैं ना दोस्त, अभी पहले तो बता दिया आपको, भूमि की क्या करते हैं, उर्वरक क्षमता क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जो खाद होते हैं दोस्त, ये मिट्टी के अंदर बिल्कुल मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पानी आप सिंचाई डालते हो ना, वो नीचे नहीं जाता। उसकी जल धारण क्षमता, मिट्टी क्या करती है, उस पानी को होल्ड करती है, वहीं होल्ड करके रखती है, यानी इसकी जल धारण क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मिट्टी की सरंध्र क्षमता बढ़ा देती है, यानी उसको बढ़िया पोला रखती है। भी बड़ा अपने पोला होने का लाभ कि खनिज जो उसके हैं, पोषक तत्व जो हैं, ये सारे के सारे उस बीजों को, पौधों को, अंदर रहने वाले जो जीव है ना दोस्त, इनको लाभ पहुंचाते हैं। और अंदर वाले जीवों को भी ये खाद क्या करती है, लाभ पहुंचाती है। तो खाद के भी ये लाभ है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अभी लिखता हूं अगली बार खाद का लाभ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ खाद के लाभ, है ना, लिखते जाना इसको। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि, मिट्टी सरंध्र और भुरभुरी हो जाती है, जिससे गैसीय विनिमय ना, गैसों का आदान प्रदान, विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना, इजीली हो जाता है, आसानी से हो जाता है ना। लाभदायक जो आपके प्रॉफिट वाले जो भी बैक्टीरियाज है, उनकी संख्याओं में वृद्धि होती है। जैसे एक नाम बताया था मैंने, राइजोबियम। और मिट्टी का संगठन क्या होता है दोस्तों, सुधर जाता है ना। और कैसे कैसे मिट्टी सुधारते हैं, आपको भी बताया मैंने कि क्या करते हैं, फसल चक्र जो होती है, फसल चक्र में जैसे एक बार एक फसल ले ली, उसके बाद उसमें क्या हो जाती है, दलहन यानी दालें वाली, है ना, लेग्यूमिनेसिकुल, उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम। उनको उगाते हैं, तो उनके उगाने से क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में क्या रहती है, बनी रहती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी यानी दालों वाले कुल के, दालें जितनी भी दालें हैं उनकी जड़ों के गांठों के अंदर वो पाया जाता है। अगला जो आपका पॉइंट है दोस्तों, सिंचाई, है ना।
इसकी परिभाषा वैसे नहीं पूछी जाती, फिर भी आपको याद रख लेना, कभी खालिस्तान वगैरह में पूछ ली जाती है। नियमित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है ना। मतलब आप पहले दे दी, फिर थोड़े दिन बाद 15-20 दिन बाद दे दी, फिर एक भी है ना, जैसे गेहूं वगैरह की फसल है उसमें 4 से 5 बार सिंचाई करनी पड़ती है ना, थोड़े थोड़े अंतराल पर। इनके स्रोत कहाँ कहाँ से आप कुएं से दे सकते हो, सब जानते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई नई बात है नहीं। जलकूप है, बोरिंग यानी तालाब है, बावड़िया है, बांध है, नहर है ना, इनसे की जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके होते हैं। और अब जो तरीके हैं पारंपरिक तरीके, जो पारंपरिक मतलब पुराने जमाने से जो चले आ रहे हैं, जैसे मोट है, गिरनी है ना, कुआं होता था, उनपे ये सब यंत्र बनते थे ना, चेन पंप है, ढेकली, रेट है ना, रेट पहले जानते होंगे आप, रेट तो देखी होगी, भी ज्यादा पुराना टाइम नहीं हुआ बंद हुए उसको। हाँ, और आधुनिक विधियां, इस पर स्टार लगा लेना दोस्तों। 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, छिड़काव तंत्र है ना। आधुनिक विधियां कौन सी? छिड़काव तंत्र, यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, फव्वारा चलता, फव्वारे देखे होंगे ना आपने, हाँ, वो रुक रुक के क्या दोस्त फव्वारे चलते हैं। वो फव्वारे में क्या होता है कि पानी की मात्रा कम वेस्टेज होती है और मिट्टी का कटाव भी नहीं होता। आप एक साथ पानी छोड़ोगे खेत में तो जिससे मिट्टी का कटाव भी हो जाएगा, और सभी पानी क्या है, पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं ना, तो पानी का नुकसान भी होता है। छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि उसमें क्या फव्वारा छिड़का जाता है, फव्वारा में क्या होता है, कम मात्रा में पानी बिगड़ता है और मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। इसी प्रकार से दूसरा आधुनिक विधि है ड्रिप तंत्र, यानी बूंद बूंद सिंचाई। एक बिल्कुल जो मोटी नली होती है उसको किसी भी मतलब पानी के स्रोत से जोड़ दिया जाता है, और वो मोटी नली को पौधों की जड़ों के, जहां पौधा उगा उसकी जड़ों के पास में लगा दिया जाता है, और उसमें थोड़ा थोड़ा छेद कर दिया जाता है, तो एक एक बूंद करते करते उनकी जड़ों के अंदर पानी जाता है दोस्तों। इससे और अच्छा तंत्र, और अच्छा एक क्या सिस्टम है, जिससे क्या होता है कि पानी का बचाव भी होता है और मिट्टी का कटाव भी नहीं होता। एक बार इसको छाप लो दोस्तों, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ दोस्तों देखो, अब अपन लास्ट पार्ट के अंत की ओर चल रहे हैं। अगला जो पांचों पॉइंट आ रहा है, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार अपन बात कर चुके थे शुरू में कि मुख्य फसल के साथ बहुत सारी बार चारा उग जाता है, या कहीं आपने देखा होगा गाजर घास सत्यानाशी ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर नुकसान नहीं भी पहुंचाते दोस्तों, देखो आप सोचो कि आपके यहाँ पर 2 रोटी पड़ी हुई है, अगर आप खा रहे हो तो आपके 2 रोटी से पेट आराम से भर जाएगा, लेकिन वहीं 2 जने आ जाए तो फिर एक एक रोटी से आप भूखे रह जाओगे, वहीं 3 जने आ जाए फिर कम बटेगी। यानी उस जमीन में जो पोषक तत्व है उनमें क्या होता है, उस फसल के अलावा दूसरे भी जो चारा वगैरह कोई अन्य फसल उग जाती है ना जो अपने काम की नहीं है, तो वो भी उसके पोषक तत्व ग्रहण करने लगती है। इससे फसलों के पास में क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा कम पहुंचती है ना। उन पौधों, वो जो पौधे होते हैं वो आपको क्या पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, आपको आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं आप, खरपतवार। खरपतवार की मैंने परिभाषा लिखी है, मुख्य फसल के अतिरिक्त खेतों में कुछ अवांछित, जो अपने को नहीं चाहिए, अनवांटेड पौधे उगाते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, खरपतवार। और ये परिभाषा कई बार पूछी गई है कि निराई क्या होता है ना, निराई, क्योंकि एक परिभाषा आ गई थी जुताई, निराई, है ना, तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन करने के लिए फिल इन द ब्लैंक के अंदर दे दी जाती है कि खरपतवार हटाने की विधि क्या कहलाती है, तो आप फटाफट कहीं वहां ब्रैकेट में लिखा आता है जुताई ओब्लिक निराई, तो आप क्या कहोगे, खरपतवार हटाने की विधि क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। समझ में आ गई। और खरपतवार कैसे हटाई जाती है दोस्त, आप देखते होंगे पुराने जमानों में जो आपकी मम्मी वगैरह होंगे, पूरे बड़े बड़े उस समय क्या होते थे, हाँ बड़ा परिवार होता, सारा ही परिवार वहां जाता था, और या फिर कोई मजदूर उजदूर कर लेते थे, और हाथ से पकड़ पकड़ के उन पौधों के क्या करते थे, अलग करते थे ना, उसे कहते हैं हस्त चयन विधि, यानी हाथों से उन चारा या जो भी खरपतवार उनको हटा दिया जाता है। और फिर क्या आई, दवाइयां आई, हरित क्रांति के तहत दवाइयां आई। दवाइयों का एक बड़ा नाम है, इसको नाम याद कर लेना दोस्तों, 2,4-D, कई बार पूछ लिया जाता है ये, हाँ, कि खरपतवार हटाने का जो रसायन है उसका नाम क्या, 2,4-D भी बेन हो गया है वैसे। तो आपने देखा होगा ना खेतों के अंदर किसान जो होता है वो नाक के बढ़िया, आपके दादा परदादाओं ने आपको कोई देखा होगा, आपके पापा होगा करते होंगे कि नाक के बढ़िया मास्क वास्क लगा के पूरा शरीर कवर करके पीछे एक टंकी बांध देते दोस्त, उसमें रसायन भर लेते हैं, रात में एक फुहारा होता है उससे वो छिड़काव करते हैं दोस्तों। वो जो छिड़काव करते हैं जिससे वो क्या होता है, खरपतवार जो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वो जो दवाई है दोस्त, वो आपके उस जो फसल उगा रखी उस पर भी छिड़कती है, तो उसके अंदर भी हो जाती है, और उसके बीज के रूप में जो आप उनको खाते हो, मान लो गेहूं है, मक्का है, बाजरा, इसके अंदर आपके अंदर वो क्या जाती है, दवाई आ जाती है, जो आपके शरीर को क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बेन भी हो गई दोस्तों। फिर इसके बाद में आ रहा है दोस्त आपकी कटाई। अब फसल आपकी पक के तैयार हो गई दोस्त, फसल बिल्कुल लहल आ रही है आराम से, तो उसको क्या करते हैं, कटाई करते हैं ना। पुराने जमानों में एक यंत्र था दराती, है ना, दांतली, जिसे आप बोलो दांतली बोलो ना आप, हाँ, दांतली पकड़ पकड़ के काटा उन्हें चारा ने,
चारों ओर या फसल वगैरह ने, तो इमु के वो एक तो दराती है ना, दांत याद रख लेना, और इसके अलावा कटाई है ना, मतलब पक्की फसल को काट लेना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। अभी क्या हो गया दोस्तों, कुछ कुछ यंत्र धीरे धीरे आए, जैसे एक हार्वेस्टर आता था पहले, हार्वेस्टर, हाँ वो हार्वेस्टर क्या करता था कि ट्रैक्टर के पीछे लगता था और वो फसल को काट देता था। फिर क्या करते थे, फिर थ्रेसिंग मशीन आती थी, तो ऐसे बड़े बड़े गट्टे बना लेते थे, उनके बंडल्स बना लेते थे फसलों के, हाँ ऐसे, और उन फसलों को उसको थ्रेसिंग मशीन में डाल देते, जिससे उसका जो भूसा होता है ना, भूसा यानी आपने देखा होगा गेहूं के ऊपर जो कवर होता है ना, छिलका है ना, वो छिलका और वो अलग हो जाता है और बीज बीज अलग हो जाते हैं उस थ्रेसिंग मशीन से। उस क्रिया को कहते हैं थ्रेसिंग, है ना, वो मशीन से। और इससे पहले जब ये मशीनें नहीं थी तो क्या करते थे दोस्त, हाथ से काट लेते थे दराती से, और फिर क्या करते थे दोस्त, उसको कोई बड़ा सा पत्थर होता था या लकड़ी का बड़ा टुकड़ा होता था ना, उस पे उनको क्या किसान जोर जोर से पटकता था, यूं जोर जोर से, वो जोर जोर से जैसे पटका, उसको पटकने से क्या हुआ, उनके जो दाने होते थे ना वो अलग हो जाते थे, है ना, थोड़ी मेहनत ज्यादा होती थी उसमें, दाने अलग अलग हो जाते थे, ठीक है। और फिर वो छादड़े में लेके ऐसे पंखा उंखा चला के और उसको यूं हवा में करते थे, हवा से तो क्या होते थे, जो उसका जो भूसा है जो हल्का होता है दोस्त, है ना, वो तो उड़ के आगे चला जाता है, और वो गेहूं वगैरह या जो भी फसल है वो थोड़ी बीज उसके भारी होते हैं जो वो वही गिर जाते थे, इसलिए इनको अलग करते थे। जो ये जो क्रिया है ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ पुराने जमाने की, ये कहलाती है विनोविंग, क्या कहलाती है, पटक पटक के अलग करना। ये मैंने यहाँ लिख दी दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि फसल के पक जाने के बाद उसको काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। हार्वेस्टर क्या होता है, फसल काटने की मशीन है। थ्रेसिंग क्या, फसल के जो दाने बीज को ना भूसे से अलग करना है, थ्रेसिंग कहलाता है। और कंबाइन जो हार्वेस्टिंग का काम और थ्रेसिंग का काम, यानी एक मशीन ऐसी चलती है वो क्या करती है, फसल भी काट दी जाती है और हाथों हाथ क्या करती जाती है, गेहूं और उसका जो भूसा होता है ना, कोई भी फसल है ना, गेहूं अपन बार बार बोल रहे हैं क्योंकि अभी सर्दी में गेहूं आ रहा है और अपन ज्यादा गेहूं खाते हैं ना, तो उनको अलग कर देती है हाथों हाथ ही। तो उनको वो जो मशीन है कंबाइन मशीन कहलाती है। विनोविंग भी बता दिया, फसल को पटक पटक कर दाना अलग करना, ये कहलाता है विनोविंग। अब आता है दोस्त भंडारण। अब खेतों में आ गए, अब सीधे अगर मान लो आपके बोरियों में भर के अगर आप रख दोगे ना, उस पर कीड़े लग जाएंगे ना, वो गेहूं खराब हो जाएगा, कोई भी फसल होगी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करते हो, पहले उसको सुखाते हो। वहां देखो पप्पू बोल रहा है पीछे से, हाँ साहब ढाकड़ा को सुखाऊंगा या मैं अचान कट्टा बिछा बिचूर रोपन पूरा खेता के अंदर ही कोई करता कट्टा में बिछा और वरना उठे सुखावा, हाँ सुकार घरे लावा, हाँ बिल्कुल, हाँ आसानी करो थे, हाँ अब उमत है सुखा दियो और सुकार घरे ला। और अबार भी आप कहे ये कीड़ा लाग के, तो आप कहीं करो नीम की पत्तियां ला ला और वो फटको, या किसी किसी दवाइयां ला ला में रखो, और फिर वहां में कहीं आपका जो भी बड़ा पात्र है वहां में रखो। और जो दोस्त है ना, जहां पर बड़ी मात्रा में खेती की जाती ना, वहां पर इनके भंडार गृह बनाए जाते हैं, विशेषकर जहां पे कीड़े नहीं लगे, जिनको कहते हैं साइलो, क्या कहते हैं साइलो, या अलग भंडार गृह बनाए जाते हैं जिनमें भंडारण किया जाता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे भंडारण बीजों का बड़े पैमाने पर जो भंडारण होता है साइलो या भंडार गृह में किया जाता है। देखो पूरा पार्ट अपना कंप्लीट हो गया दोस्तों। और इस पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खरीफ और रबी की फसल आप याद रख लेना, सिंचाई के पारंपरिक तरीके याद रख लेना, बीच बीच में कुछ यंत्र आए जैसे हल वगैरह, इनका चित्र कभी पूछ लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 नंबर का प्रश्न 100% आएगा दोस्तों, या तो खाद के लाभ आएगा या खाद उर्वरक में अंतर आएगा। और दूसरा और लास्ट में ये 2-3 कभी कभी ये चीजें पूछ ली जाती है ना, इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पार्ट में नहीं है। मेरी बात आगे बात समझ में। अब ये पूरा पार्ट होता है दोस्त कंप्लीट। अब आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर और हाँ और अपने दोस्तों को भेजना, ताकि वो भी लोग क्या करें, तुमने तो कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब करो ना, क्यों, क्योंकि देखो कर भला तो हो भला, बढ़िया मेहनत कर रहा हूँ देखो तुम्हारे लिए, हाँ तो इसका मुझे थोड़ा बहुत मिलना चाहिए क्रेडिट, और हमारा जो मोटिवेशन वो क्या, आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है ना। ओके दोस्तों, और बढ़िया रट लेना। और आपके YouTube पर मैं क्या डाल रहा हूँ, छोटे छोटे हर पार्ट के 5-7 प्रश्न डाल रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी, वहां पर भी जवाब दिया करो इसको। ओके, बोलो जय सिया राम, जय राम जी की जय।